साथियों, यूपीएससी 2021 के फॉर्म आज 1 अप्रैल से भरने शुरू हो गए हैं और अब आपके पेपर में 60 दिन का समय बचा है। तो इन 60 दिनों की बेहतर तैयारी के लिए एग्जाम्पुर आप सभी के लिए लेकर आया है यूपीएससी 2021 शूरवीर मैराथन कोर्स, जिसमें होंगी रोजाना 10 घंटे आपकी क्लासेस में ही होगा आपका रिवीजन और आप सभी को मेरिट में लाने की फुल जिम्मेदारी, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने एग्जाम्पुर की होगी। तो इस बैच को आज ही ज्वाइन करें हमारे एग्जाम्पुर ऑफिशियल ऐप पर और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार में स्वागत करती हूँ। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, ठीक है। थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है आज, आई थिंक फर्स्ट टाइम हुई होगी क्लास मेरी लेट। थोड़ी सी क्लास लेट हो चुकी है ना, अभी थोड़ा सा मेरे को ना एकदम से खांसी उठ गई थी, अब उसको दबाने में लग गया थोड़ा सा टाइम, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की क्लास स्पेशल क्यों है पहले मैं बता देती हूँ। आज की क्लास स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज के क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आज आपका सैटरडे स्पेशल सेशन है। आज के क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सैटरडे टू सैटरडे ये हमारी सुपर सैटरडे क्लास होती है। कैसी होती है? ये हमारी सुपर सैटरडे क्लास होती है जिसमें मैं कुछ ना कुछ नया लेकर आती हूँ, जिसमें हमारे 25 से 30 क्वेश्चंस होते हैं। 1 से 2 घंटा टाइम लग जाता है और हम लोग आज अपनी क्लास में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो तैयार हो आप सभी? ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए चलते हैं यहाँ पर अब क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल भाई, एक बार क्लास को शेयर कर देना ताकि और भी स्टूडेंट्स क्लास में आ सके और क्लास को फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। दिख रहा है ना आप लोगों को? चलो थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं हम। वाइट बैकग्राउंड इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि थोड़ा सा इसमें ना क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी से रहती है कंपेयर देन अनदर कलर ऑफ बैकग्राउंड। चलो बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या दे रखा है? ई वॉलेट की उपयोगिता किसके समान नहीं है? बताइए, ई वॉलेट की उपयोगिता किसके समान नहीं है? यहां पर आंसर करना है, बस बातें मत करो। आज बहुत टाइम मिल गया बातें करने का सबको। थैंक यू सो मच आप सभी को। बिल्कुल क्लास डेली चलती है आपकी, ठीक है। चलो तो यहां पर आंसर करना है जल्दी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करना है यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ई वॉलेट की सेवा इनमें से, बिल्कुल दोनों में आंसर दे रखा है। यहाँ पर आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी आ रहा है, सी भी आ रहा है। चलो देखते हैं ई वॉलेट का काम इनमें से क्या नहीं होता। आंसर यहाँ पर डी आना स्टार्ट हो चुका है और सी भी आ रहा है। देखो मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ई वॉलेट क्रेडिट कार्ड के तौर पर काम कभी भी नहीं करेगा। अब आप कर रहे हो कैश कार्ड, क्यों भाई? ई वॉलेट से कैश नहीं निकाल सकते। पेटीएम है, पेटीएम का एक एटीएम कार्ड होता है। जैसे कि एटीएम कार्ड नहीं होता हमारा डेबिट कार्ड, भाई पेटीएम का भी तो होता है कार्ड। जाकर उसको लगाओ और पैसे निकाल सकते हो। पर क्या आप ई वॉलेट से कभी भी क्रेडिट कोई भी चीज कर सकते हो? क्रेडिट कार्ड की तरह काम करेगा कि भाई आपके पास ई वॉलेट में पैसे नहीं है
फिर भी आप दुकान पर जाकर कुछ भी सामान खरीद रहे हो और फिर वापस बाद में कभी 1 या 2 महीने बाद पैसे को चुका रहे हो, ऐसा नहीं होता। ई वॉलेट रुपए कार्ड का भी काम करता है, डेबिट कार्ड का भी काम करता है, कैश कार्ड का भी काम करता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड का काम बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में एक और चीज याद रखना, क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, बहुत अलग क्वेश्चंस मिलेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है और बैंकों को सबसे ज्यादा रिस्क केवल और केवल क्रेडिट कार्ड को देने में होता है। बैंक जो होते हैं ना, उनको बहुत रिस्क होता है क्रेडिट कार्ड को इश्यू करवाने में। क्यों? देखो, अच्छाइयां हैं तो बुराई भी है, फायदा भी उनको उसी में होता है, ठीक है, और नुकसान भी उनको उसी में होता है। नुकसान क्यों होता है भाई? किसी ने क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीदा, बाद में बोल दिया कि चोरी हो गया, है ना। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो क्रेडिट चीजों को ले लेते हैं, खरीद लेते हैं और बाद में फिर क्या होता है, बाद में उनका बैंक जो होता है, बैंक सारी चीजों को माफ कर देता है। बहुत सारे केस है ना। गरीबों को तो खैर पकड़ ही लेते हैं कि कहाँ से चोरी हुआ, रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ था, फलाना ढिमकाना। लेकिन नॉर्मली अगर रिस्क की बात करती हूँ, सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड से होता है। बैंक में सबसे ज्यादा रिस्क इसी का होता है और क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी बोला जाता है। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर भुगतान करें। क्या होता है? पहले आपको इस्तेमाल करना होता है, खर्च करने होते हैं पैसे, और बाद में आप उसके रुपए का भुगतान कर सकते हो। क्रेडिट मतलब आपका क्या कहते हैं, क्रेडिट का मतलब होता है ऋण लेना, उधार करना काम। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। किस तारीख से सभी बैंकों में लेन देन के लिए अपने एटीएम की लागत को साझा करना शुरू कर दिया था? ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो करंटली बहुत ज़्यादा आपके करंट में आए हैं अभी 2021 के अंदर। इस पे बहुत सारी चर्चा हुई है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन द सेंस ये वाले क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है कंप्यूटर के, बैंकिंग से रिलेटेड है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको करवा रही हूँ। चलिए बताइए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 2 का आंसर बताना है जल्दी से। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ठीक है। आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। 1 अप्रैल नहीं, अप्रैल फूल बनाया, तो 1 अप्रैल 2019 से ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से जो बैंक है, बैंकों का लेन देन एटीएम की लागत से होना शुरू हो गया। हम एटीएम की लागत से बैंकों के अंदर से पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते थे। आप देखना, जब भी आप एटीएम पे जाओगे ना, पहली बात तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड, एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इस मशीन का काम क्या होता है? आप कार्ड को लगाते हो, वो सारी चीजें आपके स्क्रीन पर दिखा देती है। ठीक है, तो एटीएम के अंदर कौन सा प्रिंटर लगा होता है? तो एटीएम के अंदर जहां से आपको पर्ची छपकर आती है, रिसिप्ट मिलती है, उस प्रिंटर को बोलते हैं हम थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर बोला जाता है उसको? थर्मल प्रिंटर। उसमें जो पेज लगाए जाते हैं वो पेज वैक्स कोटेड होते हैं। मोम की परत उन पेजों पे लगी होती है, वो चिकने चिकने होते हैं। हाँ, चिकना चिकना है ना, चिकने चिकने होते हैं वो पेज। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पर बस इतना याद रखना है, एटीएम से आप बैंकों का लेन देन कर सकते हो, अपने बैंक से किसी और के बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ये चीज 1 अप्रैल 2009 में आई थी। क्लियर है? आगे चले। हाँ बिल्कुल ठीक है, 2009 में आई थी। क्लियर है? चलो तो यहां पर आगे चलते हैं। 19 नहीं, 9 में आई थी भाई। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। यदि सिस्टम का समय और दिनांक गलत है तो आप इनमें से किसका प्रयोग करोगे? बताओ। अगर आपके सिस्टम में, जैसे आज कितनी अप्रैल है? आज 3 अप्रैल है भाई। आज कितनी तारीख है? आज 3 अप्रैल है। लेकिन आपके सिस्टम में गलत डेट दिखा रहा है। आपके सिस्टम में दिखा रहा है कोई भी, मतलब 1999 की कोई डेट दिखा रहा है। 1 मिनट ना, पहले आंसर बताओ, पहले इसका क्या हो जाएगा।
तो इनमें से कौन सी जगह पर जाकर आप उसको ठीक कर सकते हो अगर सिस्टम के डिस्प्ले में टाइम और डेट गलत आ रहा है तो कहां से रिसेट होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सही आंसर है, सिस्टम सेटिंग पर जाना पड़ता है और कहीं पर नहीं जाएंगे, कैलेंडर पर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सिस्टम की डेट और टाइम को ठीक करने के लिए कहां पर जाते हैं हम जाते हैं सिस्टम सेटिंग पर। अब यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं? क्वेश्चन मिलेगा कि कंप्यूटर में कहां पर टाइम और डेट दिखाई जाती है। कंप्यूटर में जो पहली स्क्रीन होती है ना, कंप्यूटर को जब हम खोलते हैं तो जो फर्स्ट स्क्रीन खुलकर आती है, कंप्यूटर की जो पहली स्क्रीन खुलकर आती है उसको डेस्कटॉप कहते हैं, उसको डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के सबसे यहां पर दाईं तरफ नीचे डेट और टाइम दिखाया जाता है, डेट और टाइम दिखाया जाता है, और जहां पर दिखाया जाता है उसको सिस्टम ट्रे बोलते हैं, उसको सिस्टम ट्रे बोला जाता है। ठीक है, डेट को दिखाने का एक तरीका होता है, डेट को दिखाने का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले मंथ आएगा, उसके बाद डेट आएगी, उसके बाद ईयर आएगा। 4 अप्रैल है ना, सिस्टम पे ऐसा लिखा हुआ आएगा, सिस्टम पे कैसा लिखा हुआ आएगा? सिस्टम पे ऐसा लिखा हुआ आएगा 4, 3 और 2021। 4 यहां पर अप्रैल है, मतलब मंथ चल रहा है ना, 4 है यहां पर, और 3 तारीख है बीच में आएगी, और 2021 साल है तो लास्ट में आएगा। ठीक है, हाँ, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं हम सिस्टम ट्रे। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? निम्न में से सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में बताएं कौन सा होगा। सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में कौन सा होगा? और इसका क्वेश्चन का आंसर अगर किसी ने गलत किया, ठीक है, तो इसका मतलब फिर तो आपने कुछ सीखा ही नहीं कंप्यूटर के अंदर, इसमें तो गलती होनी नहीं चाहिए आपसे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? सबसे बड़े से सबसे छोटे में यहां पर बताना है। 4 का आंसर ए आना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 4 का आंसर यहां पर बी आना भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, चलो देखते हैं यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए भी आ रहा है यहां पर, आंसर बी भी आना शुरू हो चुका है, तो यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है, बिल्कुल जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन ए आ रहा है ना, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। यहां पर हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, याद आया? बन के बी के मांगता है पीजी, बन के बी के मांगता है पीजी। नहीं, बच्चा अगर कहीं पढ़ने आता है तो पीजी नहीं ढूंढता है कि पीजी मिल जाए, खाने पीने का सारा छुटकारा हो जाएगा। रूम लेके रहते हैं तो खाना वाना बनाना पड़ता है, और ज्यादातर खिचड़ियां बनती हैं। नहीं, हमने बनाई, खिचड़ियां बना देते हैं। क्या होता है? बहुत आसान है, रख दो खिचड़ी बन जाती है 2-3 मिनट में। तो यहां पर उसी ट्रिक को याद रखना है। बन के बी के मांगता है पीजी, बी से हो जाता है आपका बिट, सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर की जिसमें केवल 0 और 1 आता है। एन से हो जाता है आपका निबल, 4 बिट का एक निबल होता है। बी से हो जाता है बाइट, के से हो जाता है किलोबाइट, किलोबाइट से बड़ा होता है एम से मेगाबाइट, एम से हो जाता है मेगाबाइट, जी से हो जाता है आपका गीगाबाइट। ठीक है, टी से हो जाता है टेराबाइट, टी से हो जाता है टेराबाइट, पी से हो जाता है आपका पेटाबाइट। ठीक है, ई से हो जाता है एक्साबाइट, ई से हो जाता है एक्साबाइट, जेड से हो जाता है जेटाबाइट, और वाई से हो जाता है योटाबाइट। सबसे बड़ा यहां पर देखोगे टेराबाइट, उससे छोटा गीगाबाइट, उससे छोटा मेगाबाइट, उससे छोटा किलोबाइट। तो यहां पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या कह रहे हो? हम बिहार से, तो अच्छी बात है, रोने की क्या बात है? ठीक है, देखो आप लोग जहां से भी हो, हर जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है ना, हर जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। हम जिस जगह से होते हैं हमको वो जगह पसंद नहीं आती, हम सोचते हैं कि भाई यहां से निकल के कहीं बाहर घूमने जाते हैं, जबकि आपको ये नहीं पता होता कि आपकी जगह कितने लोग घूमने आते हैं। ठीक है, तो हर जगह की स्पेशलिटी होती है, और कम से कम आप जहां पर रह रहे हो उसके आसपास के तो सारे इलाके छान दिया करो। इलाके इन द सेंस जहां पर घूमने वाली जगह है, थोड़ा सा इतिहास पता होना चाहिए ना अपनी जगह का। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन नंबर 5, 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 में कहां पर हुआ? ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? ई गवर्नेंस का मतलब होता है हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो
किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से लोगों से जुड़ी हुई है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेट के माध्यम से लोगों से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब लोगों से इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई है। अब आपके आधार कार्ड में कोई करेक्शन करना है, ठीक है, तो वो आप घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हो, ठीक है। हालांकि आधार कार्ड नहीं बनेगा, उसके लिए तो आइरिस का स्कैन होता है, आपके सारे के सारे फिंगरप्रिंट का स्कैन होता है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ करेक्शन की, एक बार बन गया फिर करेक्ट करना है, तो वो आप आराम से घर बैठे कर सकते हो। वोटर आईडी कार्ड के लिए आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। पासपोर्ट के लिए आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, जाकर बात करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीजें गवर्नमेंटल आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हो, इसलिए क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर होगा। यहां पर मेघालय, मेघ आए, है ना, मेघालय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा बारिश कहां पर होती है? ठीक है, चलो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं कहां से हूं? तो मैं हूं गोरखपुर से। फिलहाल तो मैं एग्जामपुर से हूं, बट हाँ रहना मेरा गोरखपुर से हूं, ठीक है। तो हमरा के भी भोजपुरी आवेला, बट रउआ लोगिन केवल और केवल ध्यान दो अभी कंप्यूटर पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए हो जाएगा, मेघालय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेल चेक को शुरू करने के लिए निम्न में से कौन से मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बताना है आपको आंसर। हाँ, मोहसिन राम, है ना, बट चलो ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, तो बताइए जल्दी से एक बार क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देखो स्पेलिंग चेक के बारे में तो आपको पता होगा। स्पेलिंग चेक, वर्तनी में कोई भी अगर गड़बड़ी है, वर्तनी की त्रुटियों पर नजर रखना, स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। तो जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड होता है, ऐसे ही लिब्रे ऑफिस में क्या होता है? राइटर होता है। लिब्रे ऑफिस में राइटर होता है। अब देखो, लेने के लिए आपको मोबाइल फोन लेना है। आप चाहो तो 1.5 या 2 लाख का एप्पल का भी ले सकते हो। आप चाहो तो 10 या 20 हजार का कोई चाइनीज भी ले सकते हो। आप चाहो तो बेहतरीन हमारा इंडियन भी ले सकते हो। बहुत सारी वेराइटीज है। काम तो वही है ना, बात करने का, थोड़े से फीचर्स चेंज हो जाएंगे, स्टाइल चेंज हो जाएगा, ब्रांड चेंज हो जाएगी। सिमिलरली काम एक ही है लिखने का, बस माइक्रोसॉफ्ट में उसको वर्ड बोलते हैं और लिब्रे ऑफिस में उसको राइटर बोला जाता है। तो यहां पर कौन सा विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा वर्तनी को चेक करने के लिए? तो आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टूल्स में जाकर ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक कर देना, वहां पर आपकी स्पेलिंग जितनी भी गलत होगी वो ठीक होकर अपने आप आ जाएगी ऑटोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 7, जब कोई हैकर किसी नेटवर्क में प्रवेश करता है तो यह एक नेटवर्क समस्या है। When a hacker penetrates a network, this is network कौन सा इशू कहलाता है? परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा यहां पर बताना है आपको। हाँ, मैम को थोड़ा अर्जेंट काम था भाई, करुणा मैम को थोड़ा सा अर्जेंट वर्क था, ठीक है। चलो बाकी आपकी कंटिन्यू रहेगी क्लास मंडे से। अब पढ़ लो, पढ़ाई पर ध्यान देना है। जल्दी से आंसर बताइए, थोड़ा सा जल्दी यहां पर चीजों को लेके हुए। क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर क्या हो जाएगा? तो कोई भी हैकर अगर गलती से आपके कंप्यूटर के अंदर आता है और कंप्यूटर के अंदर आपकी चीजों को खराब करता है तो वो आपका सुरक्षा का एक इशू होगा, सिक्योरिटी इशू कहलाता है। सिक्योरिटी इशू वो कहलाता है, ठीक है। अगर हैकिंग हो रही है, आपकी आईडी को, आपके डाटा को चुराया जा रहा है, तो वो सिक्योरिटी इशू कहलाता है। सिक्योरिटी इशू के लिए हम एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इंप्रेस में साइड बार में कितने सेक्शन होते हैं? पता है साइड बार क्या होता है? पहली बात तो ये इंप्रेस क्या होता है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है ना भाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हम लोगों ने बहुत चलाया। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने पूरा राज कर लिया, है ना। तो इसके टक्कर में लाने के लिए लिब्रे ऑफिस एक दूसरी कंपनी उठी। उसने सोचा कि भाई ये सारी चीजें तो मैं भी बना सकता हूं, बस नाम अलग रख दिया, वरना कॉपीराइट मार देते ये। तो जैसे एमएस ऑफिस के अंदर हम वर्ड पर काम करते हैं ना, तो वैसे ही लिब्रे ऑफिस में भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन उसका नाम होता है राइटर। क्या होता है? राइटर। जैसे एमएस ऑफिस में हम एक्सेल पे काम करते हैं ना, ऐसे लिब्रे ऑफिस में कैल्क पे काम किया जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम पावर पॉइंट पे काम करते हैं ना, वैसे लिब्रे ऑफिस में इंप्रेस पर काम किया जाता है। क्लियर?
साइड बार होता है, जब आप यहां पर क्लिक करोगे ना तो एक साइड में बार खुलकर आएगा, इसमें कुछ सेक्शन बने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल पीडीएफ के बारे में नहीं, अब इसको नोट करना, मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताया था एमसीक्यू के नोट्स कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, 7 साइड बार होते हैं। देखो S से साइड और S से 7 साइड बार होते हैं, याद रखना है इसको। आगे चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से कौन पीओएस का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से बताना है आपको कौन सा पीओएस का प्रकार नहीं होगा, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पीओएस का प्रकार नहीं होगा? पीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है? पीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए जरा? पॉइंट ऑफ सेल, है ना। पीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉइंट ऑफ सेल, वो जगह जहां पर जाकर आप चीजों की बिक्री कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा पीओएस का प्रकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? रेस्टोरेंट पीओएस, एटीएम पीओएस, टैबलेट बेस्ड पीओएस, रिसेप्शन डेस्क पीओएस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहां पर? बिल्कुल ऑप्शन ए यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेस्तरां पीओएस कुछ भी नहीं होता, रेस्टोरेंट भी बोलते हैं लोग, रेस्तरां भी बोलते हैं, जो मन करे बोलो, बस रेस्टोरेंट पीओएस बिल्कुल भी नहीं होता। ये पॉइंट ऑफ सेल नहीं होता, यहां पर चीजों का लेन देन नहीं होता। बाकी एटीएम में आप पैसा देके पैसा ले सकते हो। टैबलेट बेस्ड और रिसेप्शन बेस्ड डेस्क, इनके अंदर क्या होता है? आप पैसों का लेन देन कर सकते हो। पर रेस्टोरेंट में क्या होता है? आप पैसे देते हो लेकिन खाने की सर्विस लेते हो। रेस्टोरेंट में कोई ऐसा पीओएस नामक या पीओएस की सर्विस या सेवाएं नहीं होती। ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आज के क्वेश्चन अलग लग रहे हैं, आज के क्वेश्चन क्योंकि अलग है ही। सैटरडे में कोशिश होती है कि हम कुछ अलग ही करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस कंप्यूटर पर एक साथ सैकड़ों व्यक्ति कार्य कर सकते हैं? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कैन 100 ऑफ पीपल वर्क एट वंस? एक टाइम में, बिल्कुल ट्रिपल सी के लिए ले सकते हो, क्लास रामबाण रहेगी, बाकी आप अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर यहां पर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? तो कौन से कंप्यूटर पर एक साथ 100 से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं? तभी ये, कोई बात नहीं अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये क्लास तभी ली जा रही है, नहीं मतलब सैटरडे टू सैटरडे, ताकि आप कुछ नई चीजें सीख सको। नोट करना, यहां पर आंसर हो जाएगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन डी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो मैंने आपको सारे कंप्यूटर के बारे में बता रखा है, एक बार जल्दी से फटाफट से समझते हैं। सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं, ठीक है। सुपर कंप्यूटर पावरफुल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें एक साथ 50 लोग काम कर रहे हैं, नहीं, ये वैज्ञानिक के लिए और गणितज्ञों के लिए इस्तेमाल होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति काम करेगा, नहीं, ये तो पर्सनल होता है ना। लैपटॉप वो अलग बात है कि आप भी काम कर रहे हो, यहाँ से आपकी बहन भी आ रही है, यहाँ से छोटा भाई भी आ रहा है, नहीं, लेकिन एक बार में एक व्यक्ति के लिए काम करने के लिए बनाए गए हैं ये माइक्रो कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं? तो ये बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल एज अ सर्वर किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल सर्वर के तौर पर किया जाता है। सर्वर सेवा को देने वाला सेवा को देने वाले, जैसे ये एक आपका सर्वर कंप्यूटर है और ये सर्वर कंप्यूटर है यूट्यूब का। अब मुझे एक बात बताओ, अभी की क्लास को ले लो, अभी यूट्यूब पे ये क्लास चल रही है। अब ये तो नहीं कि एक बार में केवल आप लोग ही देख रहे हो इस क्लास को एक साथ बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं और बहुत सारे लोग पता नहीं यूट्यूब पे क्या क्या देख रहे होंगे। तो मतलब यूट्यूब का सर्वर जो है वो एक साथ बहुत सारे लोगों को हैंडल कर रहा है, उसको वो वाली चीजें दिखा रहा है, उसको वो वाली चीजें दिखा रहा है। तो यहां पर सर्वर का जो काम करेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, वही एक बार में 100 से ज्यादा या सैकड़ों व्यक्तियों को इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा टेबल का विकल्प है? बताना यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? टेबल का इनमें से कौन सी चीज टेबल के अंदर आती है? मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल, या इन ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर क्या हो जाएगा?
क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा? ये क्लास मर्ज होकर टेस्ट होता है, इसमें कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए जो चीज सीख रहे हो उसको एक नोट बनाना, एक अपनी कॉपी बना लो सैटरडे स्पेशल, और डेफिनेटली इसमें से आपको इतनी चीजें एग्जाम में मिलेंगी, ठीक है। एक सैटरडे स्पेशल करके कॉपी बना लो, नहीं तो कॉपी का आधा आधा हिस्सा कर लो, वहां पर चीजों को लिखो। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। टेबल में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सेल को जोड़ भी सकते हो, मर्ज का मतलब होता है सेल को जोड़ना, स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, तो ये सारी चीजें हम टेबल के अंदर कर सकते हैं। क्लियर है? चलो, सेल को जोड़ने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस का साइन लगाते हैं, सेल को तोड़ने के लिए कंट्रोल के साथ माइनस के साइन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये यमराज जी कह रहे हैं यमलोक में पार्टी, अभी तो मैं आपको रुक जाओ पिटाई करूंगी। ये जो यमराज नाम के जो व्यक्ति है ना, ठीक है, एक तो पहले अपना नाम बदलो, क्या दिखाना चाहते हो आप? अभी रहने दो यमराज जी, हाँ। और बाकी आप कंप्यूटर पढ़ क्यों रहे हो? यमलोक में क्या कंप्यूटर का पेपर होता है? निम्न में से स्पैम क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पैम? स्पैम को मतलब स्पैम इनमें से क्या है? एक जंक मेल है, एक इनबॉक्स है, एक ड्राफ्ट मेल है, या इनमें से कोई भी नहीं? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बताना है आंसर यहां पर क्या हो जाएगा जल्दी से। ठीक है, कैलाश जी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलो थोड़ा धीरे ही चल रही हूं, बट स्पीड आपको भी यहां पर पकड़नी पड़ेगी। क्वेश्चन का नंबर ज्यादा है, 35 के आसपास है। यहां पर स्पैम इनमें से किससे रिलेटेड है? तो जंक मेल से रिलेटेड है। जंक मेल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जंक मेल इसका मतलब क्या होता है? तो जो सबसे ज्यादा वायरस आते हैं ना हमारे कंप्यूटर में, वो किसकी मदद से आते हैं? सबसे ज्यादा वायरस जंक मेल, स्पैम मेल की मदद से आते हैं, ठीक है। मेल की मैं बात करती हूँ, ईमेल। ईमेल को हिंदी में क्या बोला जाता है? पत्र लेखन। पहले पत्र को लिखकर भेजा जाता था, नहीं, लेकिन आजकल हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं। ईमेल के अंदर दो शब्द आते हैं, BCC और CC। CC की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, और BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्लियर है? अगर आप 30 या 30 बहुत सारे लोगों को, ज्यादा लोगों को एक टाइम पर एक ही ईमेल भेजना चाहते हो तो दोनों का काम कर सकते हो। CC में सबका ईमेल आईडी लिख दो या BCC में। CC में उन सभी लोगों को आपस में पता चल जाएगा, वो देख लेंगे कि मेरे अलावा और किस किस लोग को ये ईमेल भेजी गई है। लेकिन BCC मतलब ब्लाइंड, उन लोगों को अंधकार में रखा जाता है। वो लोग नहीं देख सकते कि मेरे अलावा और किस किस को वो ईमेल भेजी गई है। पहली ईमेल 1971 में भेजी गई, और @ का साइन, ये दोनों काम करने वाले व्यक्ति रे टॉमिल्सन, इनको विश्व का फादर ऑफ ईमेल बोला जाता है। यही काम भारत में करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम है शिवा आयादुराई। क्या नाम है? शिवा आयादुराई। तो शिवा आयादुराई को भारत में ईमेल का पिता बोला जाता है। क्लियर है? आगे चले। ओके, आगे चले। रिकॉर्डेड क्लास है। अच्छा सौरभ दयानी जी, हमको तो पता ही नहीं था। और 9:39 तो बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं, है ना? रात के या शाम के ये 8 बज रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसे सपना आया कि आपके भी वो कमेंट आया होगा, इसलिए मैंने नाम ले लिया, ठीक है। भाई कोई टीचर पढ़ाता है ना मन से, तो ऐसे मत बोला करो रिकॉर्डेड क्लास है। क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर जंक ईमेल हो जाएगा। इसकी सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। ईमेल को भेजने की कितना ईमेल आप एक टाइम पे भेज सकते हो? कितने MB का? तो 25 MB का। इससे ज्यादा का ईमेल भेजना है तो आपको लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक दिन में 500 ईमेल को भेज सकते हैं, इससे ज्यादा भेजोगे तो पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। चलो, किसको भेजी थी ईमेल? जो पहली ईमेल भेजी थी, भाई ये तो नहीं बताया था, ठीक है। अब भेजी होगी किसी को भी, उससे क्या करना। चलो आगे चलते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीजें क्लियर है। एक बार इसको पॉज करके यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये नहीं पूछेगा कि किसको भेजी थी और क्या मैसेज भेजा था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 13। ईमेल भेजते समय कौन सी लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताती है? जब आप किसी व्यक्ति को ईमेल भेजते हो तो आपका ईमेल कौन से विषय में है, उसके बारे में इनमें से कौन से बॉक्स के अंदर बताया जाता है? बताना है आंसर जल्दी से। सब्जेक्ट टू, CC या BCC? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा?
हाँ बिल्कुल, एसएससी जीडी साठी उपयोगी आहे। ठीक है, चलो बताइए आंसर यहां पर क्या हो जाएगा जल्दी से। नहीं, एक दिन में 500 MB, भाई साहब क्या करवाओगे? 500 ईमेल भेजी जा सकती है एक दिन में, और 25 MB भेजी जा सकती है साइज ईमेल का। ठीक है, चलो बताना है आपको। विपुल कुमार जी, क्लास जो रीजनिंग की होती है वो सुबह 8 बजे होती है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट इसका बिल्कुल सही आंसर है। सब्जेक्ट में पहले हम विषय लिखते हैं, मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, पर लिखना बहुत अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है, सभ्य लोग माने जाते हैं। 2 के अंदर हम लिखते हैं जो रिसीवर है, रिसीवर का एड्रेस, जो इस ईमेल को रिसीव करने वाला है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसके अंदर पूछा जाता है ईमेल के अंदर, वो कौन सी दो चीज है, वो कौन सा दो मतलब कुछ भी लिख सकते हो आप, वो कौन सी 2 लाइन है जो ईमेल अपने आप फिल कर लेता है। कौन सी 2 जगह को ईमेल अपने आप ही फिल कर लेता है, बाय डिफॉल्ट वो अपने आप ही फिल हो जाती है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको नहीं लिखना पड़ेगा, वो अपने आप ही लिख लेगा। तो एक तो होती है फ्रॉम, ईमेल कहां से जा रहा है, तो भाई आप अपनी आईडी से ईमेल भेज रहे हो तो आपकी आईडी अपने आप फिल हो जाती है। और एक होती है डेट, कौन सी डेट में आप ईमेल को भेज रहे हो वो भी अपने आप फिल हो जाता है सिस्टम से। ठीक है, ये 2 चीजें आपको लिखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। चलो, हाँ बिल्कुल भाई, लेक की सिटी होती है उदयपुर। उदयपुर घूमने लायक बहुत अच्छी जगह है, पर गर्मियों में दिक्कत कर देती है ना। वैसे तो बहुत प्यारी जगह है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14, क्या दिया हुआ है आपको। वे फोन जो उन्नत सुविधाएं प्रदान करते हैं जो आम तौर पर सेलुलर फोन में नहीं पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। फोन्स दैट ऑफर एडवांस्ड फीचर्स नॉट टिपिकल फाउंड इन सेल्यूलर फोन। भाई वो फोन जिनमें एडवांस फीचर है उनको क्या कहा जाएगा? DSLR, नोटबुक, स्मार्टफोन या टैबलेट। नंबर 14 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बताइए। बिल्कुल आंसर बताना है आप लोगों को जल्दी से, क्या होगा यहाँ पे। ओके, सोना ठाकुर जी ले सकते हो आप क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। हाँ, क्लास डेली होती है, बिल्कुल क्लास आपकी ये डेली होती है। एग्जामपुर पर ये क्लास डेली 1 बजे होती है। राजस्थली क्लासेस पे 9 बजे होती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 में बिल्कुल सही स्मार्टफोन, ऑप्शन सी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो, DSLR कैमरा होते हैं। DSLR कैमरे में कभी आपने सोचा है कि उसकी पिक्चर इतनी क्लियर क्यों आती है? बहुत क्लियरिटी होती है। अगर आपका कोई पीछे से एक बाल उठा हुआ है ना, तो वो भी दिखेगा कि भाई वो वाला बाल उठा हुआ है और वो वाला बाल सफेद है। बहुत क्लियरिटी होती है DSLR के पिक्चर में। क्यों क्लियरिटी आती है? क्योंकि DSLR के अंदर जो पिक्सल्स होते हैं, प्लस इसका जो सेंसर होता है, प्लस आप कौन सा लेंस यूज कर रहे हो, इन तीनों का समावेश आपकी उस क्लियरिटी के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं किसी भी पिक्चर की, तो किसी भी पिक्चर का आप कैसे पता लगाओगे कि वो पिक्चर अच्छी है या बुरी है? किसी भी पिक्चर का कैसे पता लगेगा कि वो पिक्चर अच्छी है या फिर बुरी है? उस पिक्चर की रिजोल्यूशन से। आप कैसे पता लगा सकते हो कि कोई पिक्चर अच्छी है या बुरी है? उस पिक्चर के रिजोल्यूशन से। रिजोल्यूशन को कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ पिक्सल, नंबर ऑफ पिक्सल, पिक्सल कितने पिक्सल, पिक्सल क्या होते हैं? छोटे छोटे बिंदु। पिक्सल किसी भी फोटो की सबसे छोटी इकाई होती है। जब आप कोई भी फोटो को जूम करते हो और जूम करते करते जब वो छोटे छोटे बिंदु दिखाई देते हैं, वही पिक्सल कहलाते हैं। ठीक है, तो जितने पिक्सल आपकी लंबाई में दे रखे हैं, जितने पिक्सल लंबाई में है, जब आप उसकी मल्टीप्लाई उन पिक्सल के साथ करते हो जितने पिक्सल उसकी चौड़ाई में है, इन दोनों पिक्सल की मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे स्क्रीन पर जितने पिक्सल है वो सारे आ जाएंगे, और उन्हीं को रिजोल्यूशन बोला जाता है, उन्हीं को रिजोल्यूशन बोला जाता है। बाकी स्मार्टफोन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन कौन सा था? बताना जरा। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन बिकने वाला स्मार्टफोन कौन सा था? तो ये नोकिया 1100 था, जिसका इतना मजाक नहीं उड़ाते हैं।
नोकिया 1100 सबसे ज्यादा बिकने वाला मोबाइल था इंडिया के अंदर, पता है आपको? नहीं, जिसमें आता है टिन 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 ऐसे करके वो हाथ पकड़ता है, वो नोकिया वाला जो आपका मोबाइल फोन था। कितना भी तोड़ दो, कितना भी तोड़ दो, है ना, किसी के सर पे मार दो वो बेचारा बंदा बेहोश हो जाएगा, पर फोन नहीं टूटता था। दोबारा से बैटरी लगा दोगे, बस बैटरी अलग होती थी, दोबारा चलना शुरू हो जाता था। और आजकल के जो फोन होते हैं वो कैसे होते हैं? आजकल के फोन को आप अगर गिरोगे तो फोन से ज्यादा डैमेज तो वो इंसान हो जाएगा जिसका वो फोन है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। इनमें से किसका प्रयोग इम्प्रेस में एक नई प्रस्तुति को आरंभ करने के लिए किया जाता है? देखो, चाहे आपको वो इम्प्रेस बोले, आप अपनी तरफ से उसको पावर पॉइंट मान लेना। इम्प्रेस इज इक्वल टू पावर पॉइंट, हमें एमएस पावर पॉइंट पता है ना, तो क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग मोड़ लिया करो। तो आप नई प्रेजेंटेशन शुरू करना चाहते हो तो इनमें से कौन से स्टेप को फॉलो करोगे? न्यू प्रेजेंटेशन, क्रिएट प्रेजेंटेशन, ओपन प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन विजार्ड? नई प्रस्तुति, क्रिएट प्रेजेंटेशन, ओपन या फिर प्रेजेंटेशन विजार्ड? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल नई प्रेजेंटेशन करनी है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और नई प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की क्या होती है? नई प्रेजेंटेशन की शॉर्टकट की क्या होती है? नोट करना, Ctrl+N। और अगर कोई नई स्लाइड होती है वो जगह जहां पर आप लिखते हो MS पावर पॉइंट के अंदर, नई स्लाइड को जोड़ने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+M। सॉरी, क्या होती है? Ctrl+M होती है। क्लियर है? ये दोनों चीजें समझ में आई? ठीक है। और स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? तो स्लाइड शो को शुरू करने के लिए F5 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और करंट स्लाइड शो को शुरू करने के लिए, करंट वर्तमान में जो रुक गई है फाइल वहां से स्टार्ट करना है तो Ctrl+F5 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। बाहर आने के लिए एस्केप का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं और भी चीजों को यहां पर देखते हुए चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर यहां पर देखेंगे 16 क्या दे रखा है? प्रस्तुति डिजाइन जो स्लाइड के लिए स्वरूपण, फॉर्मेटिंग और लेआउट को रेगुलर करती है, आम तौर पर उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है आपको, प्रेजेंटेशन डिजाइन रेगुलेट द फॉर्मेटिंग एंड लेआउट फॉर द स्लाइड आर कॉमनली कॉल्ड। भाई वो प्रेजेंटेशन का डिजाइन जिसको आप फॉर्मेट करके अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर सकते हो उनको क्या कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 में जो पहले से ही बने हुए होते हैं, क्लास की टाइमिंग क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ, 1 मिनट रुकना। क्लास की टाइमिंग क्या है मैं आपको बताती हूँ, 1 मिनट रुकना। देखो, बोला है प्रेजेंटेशन डिजाइन जो रेगुलरली पहले से ही बने होते हैं, पावर पॉइंट पे जो पहले से ही बने होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बताइए आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुका है। ओके, ए, बी भी आ रहा है। बी इसका आंसर करेक्ट होगा। उसको टेम्पलेट बोलते हैं, उसको टेम्पलेट बोला जाता है, जो पहले से ही मौजूद होते हैं, जो डिजाइन पहले से ही मौजूद होते हैं। अब ये डिजाइन होते क्या है? ये डिजाइन कुछ इस प्रकार से होते हैं, जैसे ये स्लाइड है, आपको यहाँ पर लिखने का एरिया दे देगा, यहाँ पर फोटो का। ये स्लाइड है, पहले से बनी होती है, यहाँ पर फोटो दे देगा, यहाँ पर लिखने का एरिया। तो कुछ ऐसे डिजाइन्स होते हैं स्लाइड के जो आपको पहले से ही दी जाती है और उनको ही टेम्पलेट बोला जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। विंडोज एक्सपी को किस वर्ष जारी किया गया था? ये सारे वर्ष मैं आपको लिखवा चुकी हूँ क्लास के अंदर, इसलिए भूलना नहीं है। ठीक है। विंडो एक्सपी को कौन से साल जारी किया गया था? और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अभी कि विंडो 10 को कौन से साल जारी किया गया? तो बताओ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? अभी 20 क्वेश्चन हो लेने दो, क्वेश्चन तो 35-36 से मैं पूरे करवाऊंगी, बेशक थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 का यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो आंसर इसका आ जाएगा विंडो एक्सपी। विंडो एक्सपी को 2004 में लाया गया। विंडो एक्सपी को 2004 में लाया गया। ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर विंडो 10 की, तो विंडो 10 को 2015 में लाया गया। विंडो 10 को 2015 में लाया गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर क्या दिया हुआ है? WAIS की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WAIS? WAIS की फुल फॉर्म क्या होगी आपको बताना है।
वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर, वाइड एरिया इंटरनेट सर्विस, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम, या इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा बताना है आपको। वेज की फुल फॉर्म यहां पर क्या होगी? ऑप्शन ए आना आंसर यहां पर स्टार्ट हो चुका है। ओके, ए आंसर यहां पर आना शुरू हो चुका है। 2004 होगा भाई। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। भाई एक ऐसा सर्वर जो कि पूरे विश्व में इंफॉर्मेशन को वितरित करता है। वॉशिंगटन में क्या हुए हैं अभी? लड़ाइयाँ हुई हैं, आपने देखी है न्यूज़? नहीं देखी है तो बहुत ज़रूरी है भाई, पता होना चाहिए, ठीक है। तो बमबारी हुई है, बहुत सारी चीज़ हुई है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। क्लियर है? और जो अभी एक पोर्टल, ई पोर्टल जारी किया गया है, जो क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, वो उस ई पोर्टल के जरिए क्या कर सकते हैं? अपना एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करवा सकते हैं ना। हो सकता है उन्होंने एग्जामिनेशन सेंटर कुछ और डाला हो, अभी जो कोरोना है दोबारा से इसका प्रकोप बढ़ रहा है तो वो चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो WAIS का मतलब क्या होता है? आप विश्व में चाहे किसी भी कोने पर रहते हो, पर वो सारी सूचनाएं आप लोगों को पता चल जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैन, वाइड एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 19, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 दशमलव स्थानों के साथ, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 2 दशमलव स्थानों के साथ मुद्रा प्रारूप लागू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? शॉर्टकट की टू अप्लाई करेंसी फॉर्मेट विद 2 डेसिमल प्लेसेस इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगर आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुछ करेंसी मतलब पैसों से रिलेटेड कुछ लिखना चाहते हो तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करोगे? बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो एक चीज याद रखना, करेंसी के लिए देखो, अगर आपको आता भी नहीं ना क्वेश्चन तो आप कैसे इसको स्मार्ट वर्क से कर सकते हो। करेंसी के लिए डॉलर का साइन का इस्तेमाल होता है ना। डॉलर हो गया आपका, यूरो हो गया, ये हमारा रुपया हो गया। तो यहाँ पर ये डॉलर वाला साइन आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या दिया हुआ है? किसी ईमेल का जवाब देते समय, देखो इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है तो हम हिंदी में बात करते हैं। किसी ईमेल का जवाब देते समय, ठीक है, किसी ईमेल का जवाब देते समय रिप्लाई ऑल का उपयोग करना कितनी बार समझदारी भरा होता है? अच्छा चलो देखते हैं आपकी समझदारी क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है यहाँ पे 20। ऑप्शन है आपको रिप्लाई ऑल 2 गुना देना चाहिए जितनी बार आप बस रिप्लाई देते हैं। यदि सूची में सभी के लिए जानकारी वास्तव में प्रासंगिक है, अन्यथा केवल रिप्लाई ऑल को न्यूनतम रखें। जितनी बार संभव हो उतने अधिक लोग जानकारी को बेहतर जानते हैं। यह हमेशा, क्योंकि ईमेल में हर समय कम से कम 2 प्राप्तकर्ता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए अपनी समझदारी। क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आपको पता है रिप्लाई ऑल का मतलब क्या होता है? ठीक है, अरे कोई गंदे कमेंट मत करो, कोई गलत कमेंट करेगा ना तो सच्ची बता रही हूं मैं, ठीक है, फिर नाम लेकर मैं डांटना शुरू कर दूंगी। जब तक आप अच्छे से पढ़ते हो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, फिक्र मत करो, ठीक है। क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी आपकी वो नहीं होगी। अभी मैंने एनसीईआरटी सीरीज भी शुरू कर दी है, लेकिन अगर आप ऐसी वैसी बातें बोलोगे ना तो बहुत पिटाई करूंगी। बट आपको ये लगता है ना कि ऑनलाइन क्लास चलती है तो पिटाई तो हो ही नहीं सकती, तो थोड़ा सा कंट्रोल करा जाता है अपनी जबान पर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होता है? देखो रिप्लाई ऑल का मतलब क्या होता है? रिप्लाई ऑल का मतलब होता है जितने भी ईमेल में लोग जुड़े हुए हैं सबको रिप्लाई चला जाएगा। तो यहां पर समझदारी क्या होती है? जब यदि सूचना सबको जानने, अगर आप ऐसी सूचना भेज रहे हो कि वो सबके पास पहुंच जाए, जैसे सपोज कि अभी मेरा फोन आउट ऑफ नेटवर्क हो जाएगा, सपोज वैष्णो देवी जा रहे हो और प्रीपेड सिम है, नेटवर्क आपका क्या होगा? नहीं आएगा ना, कवरेज से बाहर हो जाएगा। तो आप एक मैसेज छोड़ दो कि भाई मेरा फोन नहीं मिलेगा तो परेशान मत हो, 1-2 दिन में मैं चढ़ाई करके वापस आ जाऊंगी। तो अगर वो सूचना सबके लिए वास्तविक में है तभी रिप्लाई ऑल करें, अन्यथा बहुत ही कम रिप्लाई ऑल का इस्तेमाल करें। ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अदरवाइज केवल और केवल रिप्लाई का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहां पर 21। क्वेश्चन नंबर 21, ये आंसर भी मतलब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, पर क्वेश्चन नंबर 21 बताने से पहले मैं आपको एक सूचना या इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। देखो, शेड्यूल बता देती हूँ मैं थोड़ा सा क्लास के बारे में आपको। शेड्यूल एक बार इसको नोट कर लेना। जितने बच्चे राजस्थली वाले हैं या राजस्थान पटवार की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की जिसके अंदर आपका कंप्यूटर आता है, तो राजस्थली क्लासेस वाले बच्चे जितने भी हैं, ये क्लास मैंने परसों से शुरू करी है। आज तीसरे नंबर की क्लास है जिसमें आप ये सुपर सैटरडे क्लास ले रहे हो। ये हर सैटरडे आएगा, फिक्र मत करना। आपकी क्लास कंटिन्यू चलती है और ये कंटिन्यू सुबह ठीक 9 बजे होती है। सैटरडे में मैं सारे बच्चों को मर्ज कर लेती हूँ ताकि सारे बच्चों को एक साथ बहुत सारी चीजें बताऊं और मुझे पता चल सके कि कितने बच्चों ने कितनी चीजों को सीखा। उसके बाद हम बात करते हैं जो ये एग्जामपुर ऑफलाइन वाली क्लासेस के जो भी स्टूडेंट हैं, जो कि आप किसी भी एग्जाम के लिए कंप्यूटर को पढ़ रहे हो, ठीक है। अब तो यूपीएसआई में भी कंप्यूटर आता है, बहुत सारे एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है, ठीक है, CCC के लिए। तो यहाँ पर इन वाले स्टूडेंट के लिए मैं मंडे से 01 से क्लास स्टार्ट करूंगी। आपके लिए मंडे से 01 से क्लास शुरू होने वाली है। जो हरियाणा वाले बच्चे भी है ना, जो 1 बजे क्लास लेते हैं, सबके लिए ये क्लास, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्यों ये क्लास सबके लिए, मैं ये भी बता देती हूँ, क्योंकि इस क्लास को मैं NCERT वाले लेवल से शुरू करूंगी। पहले मैं हर एक चैप्टर को आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगी और उसके बाद उसके MCQ करवाऊंगी। NCERT 6 क्लास से लेकर 12 तक, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, जितने भी क्वेश्चंस और जितनी भी थ्योरी है, सारी थ्योरी और क्वेश्चन NCERT बेस्ड आपको मंडे से 1 बजे वाली क्लास में देखने को मिलेगी। और इस पे फॉर ऑल एग्जाम लिखा होगा। ये सभी एग्जाम के लिए होगी, चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये वाला जो पोर्शन है ये मुश्किल से आपका 1 से 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं, अगर इसको और प्रैक्टिस करवाऊंगी तो 2 महीने में खत्म होगा। ये एक रामबाण है, कोई भी एग्जाम है जिसमें हाई लेवल तक भी क्वेश्चन पूछा जाए या चाहे लो लेवल का हो, ये 1 बजे वाली क्लास होगी। बाकी राजस्थान के हिसाब से जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में चीजें पूछी जा रही हैं, वो आपकी मॉर्निंग में 9 बजे चली रही है, वो एज यूजुअल चलेगी। क्लियर है सारी चीजें? बिल्कुल। कुछ नया होना बहुत जरूरी होता है। पता है क्यों जरूरी होता है? क्वेश्चन हम कहते हैं ना कि बाहर से पूछा गया। मैं आपको बताती हूँ, एक कौन सी पता नहीं कौन सी थी, एक कश्मीर की थी। जैसे हमें रानी लक्ष्मीबाई का पता होता है ना, हमें उनका पता है कि रजिया सुल्तान का पता होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारी लड़कियां थी, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम था। वो एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिला? धनवंती करके नाम था आई थिंक उस लेडी का, और वो क्वेश्चन NCERT में 6th क्लास के NCERT में छोटे से ब्लॉक में मिला था। समझ रहे हो? अगर आपने NCERT कर ली ना किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप उसमें महारथी हो जाते हो। इसलिए मैंने NCERT सीरीज आपकी शुरू करी है। NCERT 1 बजे, राजस्थान वाली आपकी 9 बजे। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आंसर क्या हो जाएगा? फॉन्ट रंग को अनुकूलित करते समय लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध कलर कोडिंग स्कीम नहीं है? इनमें से कौन से कोडिंग का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते? उसने बोला है नको, नहीं कर सकते। लिब्रे ऑफिस राइटर में इनमें से कौन से कलर कॉम्बिनेशन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते? बताना है आपको आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ओके, हाँ बिल्कुल ले सकते हो क्लास RK यादव जी, इसलिए मैंने बताया वो फॉर ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है। बीनू जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर यहां पर डी आना स्टार्ट हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? WXY। WXY ऐसा कोई भी कलर कॉम्बिनेशन नहीं होता। ह्यू, सैचुरेशन, ब्राइटनेस ये भी होता है, मतलब आपका सैचुरेशन मतलब थोड़ा सा सारी चीजों को दिखाएगा उभार के, ब्राइटनेस थोड़ा सा चमक बढ़ाएगा। रेड, ग्रीन, ब्लू भी होता है, क्यान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक भी होता है। तो ये तीनों कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन WXY नाम का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं होता, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, इसका कोई भी क्या नहीं होता, कोई भी आपका पोर्शन नहीं होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। फेसबुक में एक साथ कितनी फोटो को अपलोड कर सकते हैं? बड़ा फेसबुक चलाते हो आप लोग, जरा बताओ इस क्वेश्चन को। मैंने बताया ना सुपर सैटरडे में बिल्कुल नए क्वेश्चन जो आपके बहस छिड़ी होगी करंट में, वो क्वेश्चंस आएंगे।
बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। फेसबुक सभी लोग चलाते हैं, मोस्टली सभी लोग फेसबुक पे अवेलेबल होते हैं। बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग का इस्तेमाल अगर भारत में हो रहा है तो वो फेसबुक है। बताना है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। फेसबुक में एक साथ कितने फोटो को अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड करते हैं ना, टिक 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 टिक, कितनी फोटो को एक साथ अपलोड किया जा सकता है, आज के टाइम में बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, आंसर 25 आना स्टार्ट हो गया है। ओके, आंसर यहाँ पर डी आना स्टार्ट हो चुका है, आंसर यहाँ पर ए आना स्टार्ट हो चुका है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो एक साथ 30 फोटो को अपलोड कर सकते हैं, कभी करके देखना। फेसबुक में एक साथ 30 फोटो को अपलोड किया जा सकता है। और सेम क्वेश्चन आया था एक और कि व्हाट्सएप में आप एक साथ कितने फोटो को सेंड कर सकते हो। किसी पार्टी में गए, पार्टी में आते के साथ ही दोस्त ये पूछे कि घर पहुंच गया, घर पहुंच गई, ये जरूर बोलते हैं कि जितनी फोटो है जल्दी दे दियो, तो उससे पहले मुझको करनी है शेयर। नहीं तो वो कर देगी शेयर, उससे पहले मुझे करनी है, मेरी ड्रेस उसमें गंदी आ रही है, इसमें अच्छी आ रही है। तो जब हम शेयरिंग करते हैं, फोटो का लेन देन करते हैं, तो व्हाट्सएप पे भी आप 30 फोटो को एक साथ भेज सकते हो। ठीक है, ईमेल के अंदर जो फोटोज या वीडियोस वाली फाइल होती है वो केवल 30 दिन तक टिकी होती है, उसके बाद वो ब्लर होनी शुरू हो जाती है, फिर रिलोड करनी पड़ती है। ठीक है, बिल्कुल। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 30 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूपीएसआई में कंप्यूटर पूछा जाता है, सबसे अच्छा तरीका मैं आपको यही बताती हूँ। अगर आपको लगता है सबसे अच्छा तरीका, प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, इंटरनेट के क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। यूपीएसआई के पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, बताना है जल्दी से आंसर। यहां पर क्या हो जाएगा। प्रॉब्लम शूटर अभिषेक जी, नहीं सही से बात करते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं लिख देते हैं। ठीक है, आपके ऐसे कमेंट लिखने पर हाथ नहीं कांपते हैं, ऐसे नहीं करते हैं हाथ, हाँ करने चाहिए अगर नहीं करते हैं तो। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये दे रखा है मुझे ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है जब भी आप किसी भी तरीके से अपने फोन से किसी दूसरे के फोन में किसी भी प्रकार की फाइल को सेंड करते हो, चाहे ऑडियो फाइल हो आवाज की, चाहे वीडियो फाइल हो चलचित्र की, चाहे इमेज हो, तो उसको शेयर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसको बोला जाता है नियम व कानून, इसको नियम व कानून बोला जाता है। क्लियर है। तो जब भी हम फाइल को भेजते हैं तो ये एफटीपी पर काम करती है। फाइल से रिलेटेड एक और फुल फॉर्म पूछ लेता है फैट। फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। फैट की फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। फैट का मतलब क्या होता है, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में आपकी फाइल कहां पर जाकर स्टोर हो रही है, इसको करने के लिए फाइल एलोकेशन टेबल का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अंदर फीफो और लीफो भी आ जाती है। ठीक है, इसी के अंदर फीफो और लीफो भी आ जाती है। बता दूं, इसे लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई पॉज करके। ठीक है, चलो यहां पर एक और चीज लिखना, फाइल को मेमोरी के अंदर सेव करने के लिए 2 तरीके होते हैं जो मोस्टली आपके पूछे जाते हैं ना, होते तो बहुत सारे हैं। फाइल को सेव करने के 2 तरीके होते हैं, एक होती है फीफो। फीफो की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले फाइल आएगी वही पहले जाएगी। और दूसरी होती है लीफो। लीफो की फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में फाइल आई है वो पहले जाएगी। फीफो को हम क्यू के नाम से जानते हैं। क्यू देखा है आपने, क्यू जब लाइन लगती है, नहीं भंडारे की लाइन लगती है तो जो सबसे पहले खड़ा है पहले वही खाएगा, या बिलिंग करने की लाइन लगती है, जो सबसे पहले खड़ा है वही बिलिंग करेगा। टिकट की लाइन लगती है तो जो पहले आया है वही पहले पाएगा। लीफो के अंदर आता है स्टैक। स्टैक का मतलब होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर प्लेट वगैरह या जो भी चीज है, कप वगैरह। तो जब भी आप ऐसे करते हो, या प्लेटों का स्टैक होता है, एक डिस्क का स्टैक होता है, तो जो सबसे लास्ट में आपने प्लेट रखी सबसे पहले वही उठाते हो ना, जो सबसे लास्ट में प्रोग्राम भेजेंगे सबसे पहले वही स्टोर होगा, तो ये लीफो कहलाता है। क्लियर है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की हार्ड डिस्क कितने गीगाबाइट की होती है? मेन फ्रेम कंप्यूटर, अभी मैंने आपको अभी की क्लास में बताया कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल एज अ सर्वर किया जाता है। सर्वर का मतलब होता है सेवा को प्रदान करने वाला, सेवा को देने वाला। कौन कहलाता है? सेवा को देने वाला सर्वर कहलाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर यूनिवैक सबसे पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था। 1951 में इसको बनाकर तैयार किया गया था। यूनिवैक की फुल फॉर्म हो जाती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या हो जाती है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कितनी गीगाबाइट की डिस्क लगी होती है, हार्ड डिस्क, जिसमें आपका जो भी चीजें स्टोर रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल 100 गीगाबाइट की, मतलब 100 GB इसका करेक्ट आंसर होगा। 100 GB इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एक बार में 100 GB तक की स्टोरेज रख सकता है। उसके बाद आगे बहुत सारी डिस्क इसके अंदर और छोटी छोटी लगी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा निर्देशक बाइनरी फाइल में नहीं होता? बाइनरी फाइल के अंदर इनमें से कौन सी डायरेक्टरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता? आपको पता है बाइनरी का मतलब क्या होगा? बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी फाइल का मतलब होता है हमारी जो कंप्यूटर है वो मशीनी भाषा जानती है, तो सभी जानते हैं कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज जानती है, मशीनी भाषा जानती है, 0 1 जानती है केवल, उसको और कोई भाषा नहीं आती। अभी जो बाइनरी भाषा हमारी कंप्यूटर जानती है उसमें कुछ डायरेक्टरी का इस्तेमाल किया जाता है, बाकी सारी डायरेक्टरी का इस्तेमाल होता है बूट। जब हम बूटिंग करते हैं, बूटिंग करते दौरान बायोस चिप, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप, जो कि पोस्ट टेस्ट करती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करती है, तो ये भी आपका बाइनरी के अंदर आता है। ठीक है, बिन और एस बिन दोनों का काम क्या होता है? आपके डेटा को रिसाइकिल बिन में डालने का, डिलीट करके बाद जाने का, तो ये भी इसके अंदर आता है। लेकिन ETC नाम की कोई भी डायरेक्टरी बाइनरी फाइल के अंदर नहीं होती। ETC इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ETC विल द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 25। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर। POS सिस्टम की सेवा के उपयोग के लिए किसकी आवश्यकता सही है? विच इज नॉट रिक्वायर्ड, इनमें से आवश्यकता नहीं है। ओके, इनमें से किसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर आप POS सिस्टम की सर्विस लेना चाहते हो? POS सिस्टम में इनमें से कौन सी चीज नहीं होती है? आंसर बताना है आपको। POS के लिए क्या चीज नहीं चाहिए? तो देखो, POS बनाने के लिए, पॉइंट ऑफ सेल या पावर ऑन सेल बनाने के लिए आपके पास पिन भी होना चाहिए। पिन जरूरी है, जाहिर सी बात है। इंटरनेट भी चाहिए, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का भी होना जरूरी है, जहां से पैसों का लेन देन होगा। पर खाता संख्या हो या ना हो उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका करंट से रिलेटेड है लेकिन कंप्यूटर के अंदर आता है, इसलिए यहां पर सॉल्व करवाया, इंपॉर्टेंट है। अकाउंट नंबर का इस्तेमाल नहीं होता POS सिस्टम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27। क्रेडिट कार्ड इनमें से किसके लिए एक सुविधाजनक विकल्प है? क्रेडिट कार्ड आर कन्वीनियंट सब्स्टिट्यूट फॉर, इनमें से किसका सब्स्टिट्यूट है क्रेडिट कार्ड? कैश, चेक, बोथ, कैश एंड चेक दोनों के लिए है, या इनमें से किसी के लिए भी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सॉरी, क्रेडिट कार्ड से आप क्या कर सकते हो? ओके, हिंदी विद सीमा जी। ओके, बताइए क्या डाउट है आपका? भी रुकना, मैं डाउट पूछूंगी थोड़ा लास्ट में। चलो बताना है आंसर जल्दी से, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए? बिल्कुल कैश और चेक दोनों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का। चेक से आपको एक और चीज याद रखनी है, जब भी हम बात करते हैं किसी भी बैंक के चेक की, तो चेक में सबसे नीचे बिल्कुल बीचों बीच, सबसे नीचे बीचों बीच एक नंबर होता है जिसको MICR बोला जाता है। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, ये 9 संख्याओं का होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
शुरू की 3 संख्याएं सिटी शहर को दर्शाती हैं, बीच की 3 संख्याएं बैंक को दर्शाती हैं, लास्ट की 3 संख्याएं ब्रांच के कोड को दर्शाती हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से होता है। क्लियर है? आगे चलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर बिल्कुल एसएससी में भी क्वेश्चन मिलते हैं। एसएससी के तो मैथ्स के अंदर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में चेंज करने के लिए दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। और भी चीजों को यहां पर देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे यहाँ पे। एंटीवायरस से क्या लाभ होता है? व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ एंटीवायरस? इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचेंगे बस। एंटीवायरस से क्या लाभ होता है, क्या एडवांटेज होता है एंटीवायरस से, आपको बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? एंटीवायरस से इनमें से क्या लाभ होता है बताइए। 28 कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहां पर आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। 26 नंबर है उमेश रावत जी। कितने क्वेश्चन किए थे? अरे कितने क्वेश्चन करके आए थे भाई? क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करती हूँ 28 की, तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह कंप्यूटर को वायरस से बचाने का काम करता है। इट प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। वायरस से बचाने का काम करता है कौन? एंटीवायरस, है ना? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्काई? आपको बतानी है यहाँ पर आस्काई की फुल फॉर्म क्या होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आस्काई? आस्काई की फुल फॉर्म इनमें से क्या होगी बताइए। आस्काई की फुल फॉर्म इनमें से क्या होगी? आंसर करना है जल्दी से। ओके 28 बी आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है। ओके सी आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है। देखो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर किसके बारे में, आस्काई के बारे में, तो आस्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्या है? फुल फॉर्म है आस्काई की। जो हमारे पास कीबोर्ड होता है ना, उसकी हर एक की के लिए कोड बनाया गया है। अमेरिका वालों ने वो कोड बनाया है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कहाँ लिखा हुआ है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ऑप्शन सी में ले रखा है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 30। लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में फुटर डालने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता पड़ती है? चाहे आप एमएस वर्ड लिख लो, मैंने आपको बताया ना राइटर है, राइटर का मतलब हो जाएगा वर्ड। एमएस वर्ड में अगर आपको फुटर डालना है, फुटर का मतलब क्या होता है? देखो हेडर होता है जो कि पेज के ऊपर डलता है, फुटर होता है जो कि पेज के नीचे डलता है, जिसमें आपका पेज नंबर आ जाता है, चैप्टर का नाम आ जाता है, कुछ भी डाल सकते हो, फिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फुटर के लिए आप इनमें से कौन से पदवी से या कौन से फॉर्मेट से होकर गुजरते हो? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले आपको इंसर्ट पर जाना है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा करेक्ट। EFG क्यों आ गया? सी है भाई। पहले इंसर्ट पे जाओगे, फिर हेडर और फुटर को चूज करोगे, फिर फुटर को चूज करके डिफॉल्ट स्टाइल पर सेट कर दोगे, तो हर एक पेज पर आपका फुटर आ जाएगा अपने आप। हर एक पेज पर आपका फुटर सम्मिलित हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? HTML की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए पहले जल्दी से, फिर इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा बताना है। क्वेश्चन नंबर 31 का यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है बताइए जल्दी से, आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? चलिए आंसर यहां पर आना स्टार्ट हो चुका है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहां दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक और चीज यहां पर याद रखनी है आपको, HTML आपकी एक भाषा होती है जिसका निर्माण किया जाता है वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। HTML एक भाषा है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, जो इंटरनेट पर हमको पेज दिखाई देते हैं, उन पेज को डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए हम HTML भाषा का मतलब इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ एक और भाषा का भी इस्तेमाल होता है इसी के लिए, XML। इसी के साथ एक और भाषा या शीट का इस्तेमाल होता है, CSS। इन दोनों की भी फुल फॉर्म याद रखनी है। XML की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप
एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फुल फॉर्म होती है, अगर मैं बात करती हूँ XML की, और CSS की फुल फॉर्म होती है, ये बहुत पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट, इसकी फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्लियर है दोनों चीजें। HTML के अंदर हम टैग का इस्तेमाल करते हैं, ये भी याद रखना, किसका, टैग का इस्तेमाल करते हैं। और HTML केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है अगर आपने कोई अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा है तो वो कैपिटल लेटर में ही आएगा, और अगर आपने कोई टैग स्मॉल लेटर में लिखा है तो वो स्मॉल लेटर में ही आएगा। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम 600 होता है, क्या ये सही है या नहीं? क्या ये सही है या फिर नहीं है, बताना है यहां पर आपको। क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये बिल्कुल सही है। लिब्रे ऑफिस राइटर में 600% जूम होता है। वहीं अगर मैं MS वर्ड की बात करती हूं तो उसमें 500% जूम होता है। ये दोनों के अंदर अंतर है। लिब्रे ऑफिस के राइटर में अगर हम बात करते हैं, इसमें 600% जूम मिलेगा, आप इतना बड़ा कर सकते हो स्क्रीन को, ठीक है। लेकिन वहीं MS वर्ड के अंदर 500% का जूम देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, क्या दिया हुआ है? पैकेट का आकार फ्रेम के आकार से बड़ा होता है। द साइज ऑफ पैकेट इज लार्जर देन द साइज ऑफ फ्रेम। क्या ये कथन सही है या गलत है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो क्या होता है, जो डेटा होता है ना, डेटा को जब हम भेजते हैं, जैसे आप सपोज करो आपने कोई मैसेज किसी को किया है ना, आपने एक मैसेज मम्मी को किया कि मम्मी कृपया करके आज शनिवार है तो खिचड़ी मत बना देना, ठीक है। तो आपने जो भी मैसेज मम्मी को किया या किसी को भी आपने भेजा, तो यहाँ पर जब हम डेटा को भेजते हैं तो डेटा को भेजते हैं वो टुकड़ों में जाता है। डेटा हमारा हमेशा टुकड़ों में जाता है। तभी तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट 2 प्रोटोकॉल से मिलकर बना है। भाई इंटरनेट 2 नियम व कानून पर चलता है। एक है आपकी टीसीपी जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एक है आपकी टीसीपी जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और एक है आपकी आईपी जिसको बोला जाता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का काम ही तो होता है डेटा को छोटे छोटे पैकेट में काटना, ठीक है। तो यहां पर याद रखना, यहां पर लिखा है पैकेट का आकार फ्रेम के आकार से बड़ा होता है, नहीं, पैकेट का आकार छोटा होता है। पैकेट, जो डेटा बहुत छोटे आकार के होते हैं उनको पैकेट बोलते हैं, और जो थोड़े उससे ज्यादा आकार के होते हैं उनको फ्रेम बोलते हैं। पैकेट 1 MB या फिर 1 KB लिखो, 1 KB डेटा है, बहुत छोटा है, उसको पैकेट बोलेंगे। और वही डेटा अगर आपका 100 KB का है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उसको फ्रेम बोलेंगे। क्लियर है? क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है भाई। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी होगा, फॉल्स नहीं, पैकेट छोटा होता है और फ्रेम बड़ा। क्वेश्चन नंबर 34, GS10 सेवा नेट बैंकिंग का उपयोग करके उपयोग करके वाली या करने वाली अन्य सेवाओं का टैब का हिस्सा है। क्या ये कथन सही है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बताना है आंसर क्या होगा। GS10 सेवा पहले तो है क्या, इसके बारे में पता करेंगे। बिल्कुल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेयर लिखना, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेयर आइडेंटिफाइंग नंबर। और ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर आपका 15 डिजिट का होता है। याद रखना, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये आपकी जो GS10 सेवा है ना, ये कौन सी है? गुड्स एंड सर्विसेज। जब आप गुड्स और सर्विस को भेजते हो, सेवाओं को, या गुड्स का मतलब होता है माल, जैसे कोई भी चीज है, कोई सामान अगर आप भेजते हो तो उस पर जो टैक्स लगता है, उस टैक्स को पे करने के लिए एक नंबर जारी किया गया है, और वो नंबर 15 डिजिट का होता है। कितने का होता है? 15 डिजिट का होता है वो नंबर, याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। और वो 15 डिजिट का नंबर आपके स्टेट पे और पैन नंबर पर डिपेंड करता है। तो ये आपकी अन्य सेवाओं के टैब का हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है।
ट्रू इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ नई चीज मिलती है तो उसको लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिल्कुल सही है भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, देखो यहां पर अगर मैं बात करती हूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करती हूं थोड़ा सा इस सेवा के बारे में अगर मैं आपको बताती हूं तो यहां पर नोट करना है। सबसे पहले आपका स्टेट का कोड आता है, सबसे पहले 2 डिजिट का, 1 और 2, सबसे पहले 2 डिजिट का आपका स्टेट का कोड आता है। उसके बाद यहां पर बीच में कोई ना कोई नंबर दे देगा। उसके बाद यहां पर आपका एक नंबर होता है जो कि आपके स्टेट के पैन नंबर से रिलेटेड होता है। एक नंबर होगा, केवल 1 डिजिट होगी। फिर यहां पर जो Z है वो बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आता है, अपने आप से Z सब में लिखा हुआ आएगा। और लास्ट में फिर से 1 डिजिट का नंबर होता है, वो चेकसम। भाई आपने सही कर दिया है, सारा काम ठीक चल रहा है, चेकसम के लिए होता है। तो कुछ इस प्रकार से यहां पर आपके 15 डिजिट के कोड होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज आइडेंटिफाइंग नंबर के अंदर। क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35। 4 क्वेश्चन और है इसके बाद। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहां पर 35। लिब्रे ऑफिस राइटर में कुल 11 मेन्यू होते हैं, क्या ये कथन सही है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 35 में कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? थोड़े ट्रू फॉल्स के यहां पर क्वेश्चन है, बट उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में बिल्कुल 11 मेन्यू होते हैं, ये बिल्कुल सही है। 11 मेन्यू का मतलब होम वाला बटन भी होता है, इंसर्ट वाला बटन भी होता है, फॉर्मेट वाला बटन भी होता है, व्यू वाला बटन भी होता है, रिव्यू वाला बटन भी होता है, डिजाइन वाला बटन भी होता है। बहुत सारे मेन्यू आपको देखने को मिलते हैं और ये कुल मिलाकर 11 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या 90 होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में थोड़ा सा आज लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन ज्यादा है क्योंकि मैंने से CCC के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए थे। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 36 का कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? बताना है आपको जल्दी से, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा? बताना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या 90 होते हैं? नहीं, बिल्कुल सही है भाई। यहां पर कितने होते हैं? यहां पर 90 नहीं होते, ये गलत दे रखा है, फॉल्स। क्या दे रखा है आपको? गलत दे रखा है। इसमें छोटे से छोटा 6 होता है और बड़े से बड़ा 96 होता है, याद रखना है। मिनिमम फॉन्ट साइज, देखो लिख लेना इसको, ये लिब्रे ऑफिस राइटर की बात कर रही हूं मैं, लिब्रे राइटर की। लिब्रे राइटर में मिनिमम फॉन्ट का साइज 6 होता है और मैक्सिमम 96 होता है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में छोटे से छोटा साइज 8 होता है और बड़े से बड़ा 72 होता है। पढ़ा था ना? तो ये लिब्रे ऑफिस में कुछ अलग हो जाता है। मैम मैं लिब्रे ऑफिस में कंफ्यूज आता हूँ, कोई बात नहीं है। ये लिब्रे ऑफिस वाले जो क्वेश्चन है वो केवल CCC वाले स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो छोड़ दो, क्योंकि आपके एग्जाम में लिब्रे ऑफिस नहीं पूछेगा, MS ऑफिस पूछेगा। ठीक है, इसमें मैंने लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड करे क्योंकि CCC वाले कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर ले रखे हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। उबंटू सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के सिद्धांतों पर आधारित है। क्या उबंटू सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 37 का कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा? बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? बताइए आंसर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 37 का यहां पर कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? ओके, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बिल्कुल मुफ्त होता है, फ्री सबके लिए अवेलेबल। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। एक नॉन मॉडरेट न्यूज ग्रुप में केवल चयनित सदस्यों को सीधे वर्चुअल नोटिस बोर्ड पर संदेश पोस्ट करने या लिखने का अधिकार होता है या नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आपका हो जाता है होमवर्क। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 38 आपका होमवर्क हो जाएगा और आपको बताना है कि ये जो वर्चुअल नोटिस बोर्ड होता है ये क्या होता है, इसके बारे में बताना। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 38। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, जिसका कमेंट आप लोगों को ऑफलाइन करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा और ये एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, चलो
तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा आपका। हाँ भाई, इंटरनेट को अंतर्जाल बोलते हैं बट ये पूछेगा नहीं, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आशा है कि आज की क्लास में आपको नए नए क्वेश्चन देखने को जरूर मिले होंगे, बहुत सारी नई जानकारी भी आपको मिली होगी। तो सुपर सैटरडे कंटिन्यू रखें या नहीं तो वो भी आप कमेंट कर देना। बाकी भूलना नहीं है, मैंने आपको पहले एक बार नोटिफाई कर दिया है, राजस्थली वाली क्लासेस जो चल रही है वो 9 AM पे ही चलेगी मंडे से, और आपका स्टार्टिंग से ही चल रहा है ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो NCERT बेस्ड क्लास है वो 1 बजे चलेगी एग्जामपुर वाले चैनल पर, और मंडे से चलेगी 01 पहली क्लास होगी आपकी मंडे में। तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी भी आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो अब आप शुरुआत से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जितने भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं हमारी क्लास से, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्लास को करते हैं यहाँ पर एंड, मिलते हैं कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। साथियों, यूपीएससी 2021 के फॉर्म आज 1 अप्रैल से भरने शुरू हो गए हैं और अब आपके पेपर में 60 दिन का समय बचा है। तो इन 60 दिनों की बेहतर तैयारी के लिए एग्जामपुर आप सभी के लिए लेकर आया है यूपीएससी 2021 शूरवीर मैराथन कोर्स, जिसमें होंगी रोजाना 10 घंटे आपकी क्लासेस में ही होगा आपका रिवीजन, और आप सभी को मेरिट में लाने की फुल जिम्मेदारी, फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने एग्जामपुर की होगी। तो इस बैच को आज ही ज्वाइन करें हमारे एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर, और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।